Hello students, welcome to S2On. Myself Devrat Raj, pursuing MBBS from Institute of Medical Sciences, BHU वाराणसी। मैं पिछले 5 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी पढ़ाने का हमारा अप्रोच ये रहता है कि पहले हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है, तो समझने से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह बनाते हैं और उस ट्रिक से उसको अच्छे से याद रखते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो पाए एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए हो जाती है तो सारा मिक्सअप ना हो जाए, इसके लिए अलग अलग रखने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि पहले हम समझेंगे, उसके बाद लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे चीज़ों को आसान बनाया जाए। तो कल हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें बात की थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको क्या बताए थे, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, 2 तरह के गैमेट बनेंगे, मेल और फीमेल गैमेट। दोनों के बीच क्या होगा, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से फिर क्या होगा, जायगोट, और उससे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट के बारे में क्या बताया था, ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर हो, कौन से ग्रुप में आएगा, एंजियोस्पर्म में। ठीक, इसके बारे में हम लोग क्या क्या बात कर चुके थे। सबसे पहले हम लोग बात किए थे फ्लावर का स्ट्रक्चर। तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, 4 होर्ल होते हैं, 4 में से 2 होता है रिप्रोडक्टिव होर्ल और 2 होता है एसेसरी होर्ल। कैलिक्स और कोरोला क्या है, एसेसरी। एंड्रोसियम और गाइनोसियम क्या है, रिप्रोडक्टिव। ठीक, तो एंड्रोसियम क्या होता था, एंड्रोसियम होता था ग्रुप ऑफ स्टेमेन, और गाइनोसियम क्या होता था, ग्रुप ऑफ कार्पेल। कार्पेल को और क्या बोलते थे, पिस्टिल। आपको जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ाए थे तो वहां बताए थे कि एक से ज्यादा कार्पेल हो तो उसको बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी गाइनोसियम। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा है तो या तो फ्यूज हो सकता है या फ्री हो सकता है। तो मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस या फिर मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस, ये हो सकता है आपका। ठीक, उसी तरह से एंड्रोसियम के बारे में बताए थे कि अगर स्टेमेन एक से ज्यादा है, ठीक है, तो एंड्रोसियम का क्या हो सकता है, फ्यूजन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। ठीक है, फ्री रह सकता है या फिर फ्यूज्ड हो सकता है। तो ये सब मॉर्फोलॉजी में हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग फ्लावर का एक बार स्ट्रक्चर रिवाइज किए थे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फ्लावर का मेन जो रिप्रोडक्टिव होर्ल है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, उसके बारे में डिटेल से चर्चा किए थे। ठीक, तो एंड्रोसियम किससे मिलकर बना होता है, स्टेमेन से। स्टेमेन किससे मिलकर बना होता है, तो एंथर और फिलामेंट से। तो एंथर और फिलामेंट के बारे में बात किए थे हम लोग। ये एंथर है, ये फिलामेंट है। तो फिलामेंट का काम क्या है, बस इसको सपोर्ट करना। ठीक, और एंथर का काम क्या है, एंथर के अंदर ही क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनता है। क्या बनता है, पोलन ग्रेन। ठीक, जो पोलन ग्रेन बनता है वो कैसे बनता है, इसके बारे में हम आपको समझाए थे कि ये जो एंथर है इसका क्रॉस सेक्शन लीजिएगा तो इसमें क्या दिखेगा, पोलन सैक दिखेगा। क्या दिखेगा, पोलन सैक। अब इस पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन दिख रहा है आपको, लेकिन ये पोलन ग्रेन बना कैसे, इसके बारे में हम चर्चा किए थे। आपको बताए थे कि क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस। ठीक, और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस से क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब इस माइक्रोस्पोर टेट्राड के बारे में हम आपको एक चीज बताए थे कि इसमें जो 4 सेल होते हैं टेट्राड में, वो आपस में चिपके हुए होते हैं किससे, कैलोज लेयर से। और कैलोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इस पे कैलेज एंजाइम डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, कैलेज एंजाइम। फिर बताए थे कि कैलेज एंजाइम कहां से रिलीज होता है, टेपेटम से। ये कैलेज एंजाइम क्या करेगा, 4 माइक्रोस्पोर बना देगा। क्या करेगा, 4 माइक्रोस्पोर बना देगा। अब इस माइक्रोस्पोर से बनेगा क्या, पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, पोलन ग्रेन। तो एक माइक्रोस्पोर सेल से पोलन ग्रेन बनने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें एक्साइन का लेयर और इंटाइन का लेयर ऐड करना पड़ता है। कल आपको बताए थे कि इसमें एक्साइन लेयर होता है और इंटाइन लेयर होता है। जो अंदर का लेयर है वो क्या है, इंटाइन का लेयर है, जो बाहर का लेयर है वो क्या है, एक्साइन है। अब एक्साइन और इंटाइन के बारे में खास बात यह है जो कल नहीं बताए थे आपको, कि एक्साइन जो होता है वो स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। किससे बना होता है, मेड ऑफ
स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। और इंटाइन जो होता है वो पेक्टोसेलुलोज से बना होता है, या फिर बोल सकते हैं पेक्टिन प्लस सेलुलोज। तो एक्साइन और इंटाइन में अंतर क्या है कि एक्साइन जो होता है वो स्पोरोपोलेनिन से मिलके बना हुआ होता है, और ये स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एसिड बेस, हाई टेम्परेचर, हाई मॉइस्चर, इन सब से रेसिस्टेंट होता है। किससे रेसिस्टेंट होता है? एसिड बेस, टेम्परेचर, हीट वगैरह सबसे रेसिस्टेंट होता है, उससे इस पे फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो होता है एक्साइन लेयर के कारण अगर मिट्टी में पड़ा हुआ है तो वो बहुत दिन तक वायबल रहता है। वायबल का मतलब जिंदा रहता है। क्यों जिंदा रहता है? क्योंकि उस पे बाहर के इन्वायरमेंट से जो भी डाला जा रहा है, जो भी पड़ रहा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि एक्साइन लेयर किससे मिलकर बना हुआ है? स्पोरोपोलेनिन से। तो आपका एनसीईआरटी बोलता है कि स्पोरोपोलेनिन इज ए हाईली रेसिस्टेंट मटेरियल। स्पोरोपोलेनिन इज हाईली resistant material which is resistant to acids, bases, alkalis and temperature etc। इन सब चीजों से ये रेसिस्टेंट होता है, ठीक। और अंदर का लेयर क्या है? इंटाइन। इंटाइन किससे मिलकर बना हुआ है? पेक्टिन प्लस सेलुलोज, या फिर बोलते हैं पेक्टोसेलुलोज लेयर से, ठीक है। यहां तक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर बन गया, पोलन ग्रेन बन गया। अब इसका जो होता है पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट होता है पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन का क्या होता है? पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं, जो हम लोग कल नहीं किए थे। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है? स्टिग्मा है, ये क्या है? स्टाइल है। उसके बाद ये क्या होगा? ओवरी होगा। अब इसके ऊपर क्या हुआ? पोलन ग्रेन आया। इसके ऊपर क्या हुआ? पोलन ग्रेन आया, ठीक। अब ये पोलन ग्रेन क्या करेगा? इस स्टिग्मा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? स्टिग्मा से मॉइस्चर ऑब्जर्व करेगा। यहां लिख देते हैं एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड शुगर कंटेंट फ्रॉम स्टिग्मा। तो स्टिग्मा से जब शुगर और मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब करेगा कौन? पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। तो हो जाएगा स्वेलिंग ऑफ पोलन ग्रेन। अब जब स्वेलिंग हो जाएगा पोलन ग्रेन का, तो एक्साइन लेयर इसके ऊपर जो होता है, एक्साइन लेयर के कारण ये तो बाहर निकल नहीं पाएगा। लेकिन जहां पे एक्साइन नहीं होता है, आपको हम कल पढ़ाए थे कि जहां पे एक्साइन नहीं होता है वहां पे क्या होता है? वहां पे जर्मपोर होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोले थे हम? जर्मपोर बोले थे। और इसी जर्मपोर से जब इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट भर जाएगा, पोलन ग्रेन के अंदर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? ये स्वेल करना चाहेगा, तो ये जर्मपोर के थ्रू ये इंटाइन का लेयर बाहर निकलेगा। क्या होगा? जर्मपोर के थ्रू इंटाइन का लेयर बाहर निकलेगा। तो वही चीज यहां पे हुआ है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एक पोलन ट्यूब डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलन ट्यूब डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब कैसे बनता है? और पोलन ट्यूब के अंदर पोलन ग्रेन से दो सेल, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बनता है। फिर उस जनरेटिव सेल से दो मेल गैमेट बनता है। इन सब इवेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। सही बता रही है जानी कुमारी। जर्मपोर टू फॉर्म पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब बनने के लिए क्या होगा? जर्मपोर की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो जर्मपोर से पोलन ट्यूब बाहर निकला। अब इस पोलन ट्यूब के साथ क्या है कि इस पोलन ट्यूब को गाइड कौन करेगा? ये पोलन ट्यूब यहां से एक तो होगा वेजिटेटिव सेल और एक क्या होगा? जनरेटिव सेल, ठीक। तो इस पोलन ट्यूब का ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। तो यहाँ पे दो सेल मिलेगा आपको, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ था आपको हम कल बताए थे, इसमें होता है अनइक्वल माइटोसिस। क्या होता है? अनइक्वल माइटोसिस। ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम देखिए,
इस डायग्राम से कल आपको समझाए थे हम कि ये पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन में क्या होगा, अनइक्वल माइटोसिस होगा, तो एक बड़ा सेल बनेगा, एक छोटा सेल बनेगा। जो छोटा सेल बना है वो स्पिंडल शेप सेल है, और वो क्या है, जनरेटिव सेल है। वो क्या है, जनरेटिव सेल है। और जो ऊपर वाला बड़ा सेल है वो क्या है, वेजिटेटिव सेल है। ठीक, तो ये वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल क्या करता है, इसको समझते हैं। तो जनरेटिव सेल अभी कहां है, पीछे, जनरेटिव सेल। ठीक, और ये क्या है, वेजिटेटिव सेल। ठीक, अब ये वेजिटेटिव सेल का काम क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। ट्यूब सेल का काम क्या है कि ये क्या करता है, इस पोलन ट्यूब को गाइड करता है आगे कि किधर से जाना है, इसके पास, एम्ब्रियो सेक के पास। ठीक है, तो एम्ब्रियो सेक के पास जाने के लिए रास्ता कौन बताएगा, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है, जो एंजाइम क्या करता है, इन सारे सेल, जो स्टिग्मा का टिश्यू है, स्टाइल का जो टिश्यू है, उस टिश्यू को डिजोल्व करता है और अपना रास्ता बनाता है, और रास्ता बनाते हुए कहां तक पहुंच जाता है, एम्ब्रियो सेक तक पहुंच जाता है। इसी बीच जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक तक पहुंचता है, उसी टाइम पे क्या होता है कि जो वेजिटेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल यहां आके डिजेनरेट हो जाता है, और जनरेटिव सेल क्या करता है, दो मेल गैमेट बना देता है। जनरेटिव सेल क्या करता है, दो मेल गैमेट बना देता है। ये आपका इवेंट होता है 2 मेल गैमेट। ठीक, तो पोलन ट्यूब आगे बढ़ता गया। पोलन ट्यूब में शुरू में क्या था, पोलन ट्यूब में शुरू में था वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। जब पोलन ट्यूब पहुंच गया एम्ब्रियो सेक के पास, ठीक, माइक्रोपाइलर इंड, ओव्यूल के माइक्रोपाइलर इंड के पास पहुंच गया, तब क्या होगा कि वेजिटेटिव सेल डिजेनरेट हो जाएगा और जनरेटिव सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। उसका नाम क्या है, 2 मेल गैमेट। अब ये दोनों मेल गैमेट कहां पहुंच चुके हैं, एम्ब्रियो सेक के पास। आपको हम कल पढ़ाए थे इसके आगे का कहानी। इसके आगे का कहानी क्या था कि पोलन ट्यूब इंटर्स इनटू एम्ब्रियो सेक थ्रू वन ऑफ द डिजेनरेटिंग सिनर्जिड। ये आपको हम कल पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, पोलन ट्यूब इंटर्स इनटू एम्ब्रियो सेक थ्रू वन ऑफ द डिजेनरेटिंग सिनर्जिड। यहाँ पे एक सेल होगा, एक सेल के साथ 2 सिनर्जिड होंगे, तो 2 सिनर्जिड में से किसी एक सिनर्जिड में पोलन ट्यूब इंटर करेगा जो कि डिजेनरेट कर रहा होगा। ठीक, और उसके अंदर क्या होता है, आपको हम कल पढ़ाए थे क्या, फिलीफॉर्म एपरेटस। सिनर्जिड के सेल के अंदर क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि पोलन ट्यूब को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, गाइड करता है कि हाँ पोलन ट्यूब सिनर्जिड के पास ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट भी पोलन ग्रेन का कंप्लीट हुआ आपका। इसका आधा पार्ट आपको हम कल पढ़ा चुके थे, आधा पार्ट आज पढ़ा है। एक ही बार में सब कुछ पढ़ाते तो आपको ज्यादा टफ लगता, समझ में नहीं आता। ठीक है, तो फाइनली पोलन ग्रेन से मेल गैमेट बन के और वो कहां पहुंच गया, एम्ब्रियो सेक तक पहुंच गया। इसके आगे का कहानी आपको हम पढ़ा चुके हैं कल। इसके आगे कहानी क्या होगा, मेल गैमेट से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट 2 हैं, तो एक मेल गैमेट क्या करेगा, एक सेल से, एक मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज करेगा और दूसरा मेल गैमेट क्या करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा। क्या हो जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन। क्या हो जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन। और इस तरह से फर्टिलाइजेशन टोटल कितने हुए, 2, और 2 फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पोलिनेशन के बारे में कल बता ही चुके हैं हम लोग कि पोलिनेशन कितने तरह के होते हैं, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी और जीनोगेमी। ठीक है, और इसके बारे में क्या बात किए थे, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, विंड, वाटर और एनिमल्स। एनिमल्स में इंसेक्ट्स। ठीक है, मेनली क्या होगा, इंसेक्ट्स। अब देखिए ये जो डायग्राम है ये माइक्रोस्पोर टेट्राड का डायग्राम है। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं कल कि माइक्रोस्पोर टेट्राड में जो ये लाइन होता है बीच में, ये लाइन किस चीज का होता है, ये कैलोज का लाइन होता है। किसका लाइन होता है, कैलोज का। और कैलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, और इसको डिसॉल्व करने के लिए एंजाइम क्या है, कैलेज एंजाइम। जो कैलेज एंजाइम क्या करता है, कैलेज एंजाइम क्या करता है, कैलोज को डिसॉल्व करता है। तो जिससे क्या होता है कि ये माइक्रोस्पोर 4 जो सेल हैं वो चारों अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पोलन ग्रेन है और ये इस तरह से कि कैसे ये जाके वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बनाता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद की कहानी है ये मेगा स्पोरोजेनेसिस।
क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मतलब मेगा स्पोर कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग यहां से शुरू करते हैं कि हमारे पास एक क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक, अब इस स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी में ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल। क्या होगा, ओव्यूल। इस ओव्यूल का जो है बाहर का जो सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। ठीक है, और न्यूसेलस में 2 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं, 2 लेयर होते हैं। उसको हम बोलते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट और न्यूसेलस का इनर इंटीग्यूमेंट। आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट। ठीक, ये हो गया न्यूसेलस। अब उसके बाद न्यूसेलस के अंदर क्या बनता है, न्यूसेलस के अंदर बनता है हमारा, न्यूसेलस के अंदर का बात बोल रहा है ये देखिए, ये क्या है, हमारा न्यूसेलस का सेल है। ठीक, तो न्यूसेलस के अंदर बनता है मेगा स्पोर मदर सेल। तो ये हम मेगा स्पोर मदर सेल बना देते हैं। ये हमारा मेगा स्पोर मदर सेल। अब मेगा स्पोर मदर सेल से आगे का कहानी यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। ये चीज आपको कल पढ़ा चुके थे हम। मियोसिस से क्या होगा कि पहले 2 सेल फिर 4 सेल, तो क्या बनेंगे, मेगा स्पोर टेट्राड। और फिर हम बताए थे कि 1 2 3 मेगा स्पोर टेट्राड में से 3 जो है क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट, और एक बच जाएगा, एक जो है बच जाएगा। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। और यही फंक्शनल मेगा स्पोर आगे चल के क्या बनाता है, इम्ब्रियो सेक बनाता है। यही फंक्शनल मेगा स्पोर आगे चल के क्या बनाता है, इम्ब्रियो सेक। कैसे बनाता है इम्ब्रियो सेक, ये चीज हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। डायग्राम देखिए आप, ये क्या है, फंक्शनल मेगा स्पोर। ये क्या है, फंक्शनल मेगा स्पोर। तो इस फंक्शनल मेगा स्पोर में क्या हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। ठीक, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद क्या, इसका न्यूक्लियस दो हो गया, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस हो गया, और दोनों न्यूक्लियस क्या हो गए, पोल पे पहुंच गए। कहां पहुंच गए, पोल पे। उसके बाद फिर से एक दूसरा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, FND। ठीक, फिर तीसरा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, FND। तो टोटल कितने से न्यूक्लियस हो गए, 8 न्यूक्लियस हो गए। ठीक, तो 8 न्यूक्लियस में से वापस एक न्यूक्लियस जो है सेंटर में आ गया। एक एक न्यूक्लियस दोनों पोल से क्या हो गए, सेंटर में आ गए, और उसको बोलते हैं क्या, 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो क्या बोलते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्या प्रोसेस है इम्ब्रियो सेक के फॉर्मेशन का, वो समझा रहे हैं आपको, हम कल भी समझाए थे। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए। ठीक है, तो 2 पोलर न्यूक्लियाई बन गया। अब ऊपर नीचे जो 3 न्यूक्लियस थे, वो तीनों न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया कि ऊपर भी 3 सेल बन गए और नीचे भी 3 सेल बन गए। ऊपर का 3 सेल क्या है, एक है एग सेल, बाकी 2 क्या है, सिनर्जिड्स। यहाँ पे क्या है, तीनों एंटीपोडल सेल। ठीक है, तो फंक्शन क्या है सारे सेल का, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। सिनर्जिड्स का काम क्या है, पोलन ट्यूब को गाइड करना, क्योंकि उसके पास क्या होता है, फिलिफॉर्म एपरेटस होता है। ठीक है, जो एग सेल है उसका काम क्या है, मेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन करना और जायगोट बनाना। जो एंटीपोडल्स है उसका कोई वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि वो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग ये सेल को, जब जायगोट से एम्ब्रियो बन रहा होता है। ठीक है, या फिर जो भी इसके अंदर माइटोसिस हो रहा होता है, जो भी प्रोसेस हो रहा होता है मेटाबॉलिज्म, उस मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम क्या होता है, एंटीपोडल्स का होता है। लेकिन हालांकि इसका कोई वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं है। ठीक, उसके बाद फाइनली क्या होता है, एम्ब्रियो सेक बन के तैयार हो जाता है। एम्ब्रियो सेक में एक एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड होता है, फिलिफॉर्म एपरेटस होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। ठीक, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और चलाजल एंड पे क्या होता है, एंटीपोडल्स।
तो ध्यान ये रखना है कि एम्ब्रियोसेक में आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलाजल इंड पे क्या होता है, एंटीपोडल, और माइक्रोपाइलर इंड पे क्या होता है, सिनर्जिड और एग सेल। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, ठीक है। तो यहां तक हम लोग समझ गए पूरा। उसके बाद हम लोग बताए थे कि एक बार जायगोट बन गया, एक बार जायगोट बन गया तो आगे का कहानी क्या होगा, जायगोट बन गया तो आगे का कहानी क्या होगा। तो इसके बारे में भी हम लोग कुछ डिस्कस कर चुके थे कि डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, तो एक तो स्ट्रक्चर बना जायगोट और दूसरा स्ट्रक्चर बना प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिस सेल के अंदर था उस सेल का नाम क्या था, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, ठीक है। तो कुल मिला के ये इंडोस्पर्म है और इस इंडोस्पर्म के अंदर क्या है, न्यूट्रिशन। ये किसको न्यूट्रिशन देगा, जायगोट को। जायगोट जब डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, तो इस सेल डिवीजन के लिए एनर्जी चाहिए होगा। जायगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा तो इस सेल डिवीजन के लिए क्या चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगा, और वो एनर्जी कहां से आएगा, इंडोस्पर्म के न्यूट्रिशन से आएगा, ठीक है। अब जब एम्ब्रियो बन गया जायगोट से, तो आप जानते हैं प्लांट में जो एम्ब्रियो होता है वो इस तरह का होता है। ये नीचे वाला पार्ट क्या है, रेडिकल, ऊपर वाला पार्ट प्लूमूल, ये क्या हो जाएगा, कोटिलेडन, ठीक है। दो कोटिलेडन है, इसका मतलब ये फिगर किसका है, डाइकोट एम्ब्रियो का फिगर है। अब क्या होता है इसके आगे का कहानी कि प्लूमूल से क्या बन जाता है, सूट, रेडिकल से बन जाता है रूट, और कोटिलेडन का काम क्या है, न्यूट्रिशन देना। ये धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएगा न्यूट्रिशन देके, ठीक। तो ये तो हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट। इंडोस्पर्म का काम क्या है, इंडोस्पर्म जायगोट को न्यूट्रिशन देते देते इंडोस्पर्म भी क्या हो जाएगा, खत्म, ठीक। अब बचता है बात कि सीड कैसे बना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट में हम लोग बात कर रहे थे हम कल आपको बताए थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट में कि जो आपके पास ये सारा सेल है, ओवरी है और ओवरी का वॉल है, ओवरी, ये क्या हो जाएगा, ओवरी का वॉल, ठीक। इसके अंदर क्या हो जाएगा, न्यूसेलस, ओव्यूल का न्यूसेलस, आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट, न्यूसेलस, आउटर एंड इनर इंटीग्यूमेंट, ठीक। ये हो गया न्यूसेलस। अब इसके अंदर, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोसेक, क्या होता है, एम्ब्रियोसेक। तो एम्ब्रियोसेक में आपको हम क्या क्या बताए थे कि एक एग सेल होगा, दो सिनर्जिड होगा, तीन एंटीपोडल होगा, ठीक, दो पोलर न्यूक्लियाई होगा। तो ये सब क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन है, ये सब क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स। अब सवाल यह है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये सब किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। सवाल क्या है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये सब किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरी जो है कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में, ठीक। ओवरी का वॉल कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट वॉल में, और फ्रूट के वॉल को क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिकार्प बोलते हैं। फ्रूट के वॉल को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। जो न्यूसेलस है उसका आउटर इंटीग्यूमेंट कन्वर्ट हो जाएगा आउटर सीड कोट में, और इनर इंटीग्यूमेंट कन्वर्ट हो जाएगा इनर सीड कोट में।
ठीक। आउटर इंटीग्यूमेंट कन्वर्ट हो जाएगा आउटर शीट कोट में और इनर इंटीग्यूमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनर शीट कोट में। ठीक, ये है क्या हमारा प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर से पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा। इसके अलावा देखिए कि इसके अंदर जो एग सेल था, एग सेल तो क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा। जो सिनर्जिड है वो क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। ठीक, और जो एंटीपोडल्स है वो भी क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं ये दोनों फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आपसे पूछा जाता है कि जो सिनर्जिड है उसका फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो एंटीपोडल है उसका फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। What happens to the इंटीग्यूमेंट्स ऑफ न्यूसेलस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो न्यूसेलस का इंटीग्यूमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है, सीड कोट बन जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको प्लॉइडी लेवल से। किससे क्वेश्चन आता है, प्लॉइडी लेवल से, कि जो न्यूसेलस है वो क्या है, एन है या 2n है। जो आपका सिनर्जिड है वो क्या है, एन है या 2n है। ठीक है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्लॉइडी लेवल वाला क्वेश्चन। तो देखिए जो आपका ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर क्या है, न्यूसेलस है। न्यूसेलस के अंदर क्या है, एम्ब्रियोसेक है। एम्ब्रियोसेक के अंदर क्या क्या है, एग सेल, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स। ठीक, और इसके बाद क्या हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन में हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, जायगोट। फिर क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो, और क्या रहता है, इंडोस्पर्म। अब प्रश्न ये है कि इन सब का प्लॉइडी लेवल क्या होगा। तो जो ओवरी होता है वो 2n होता है, ओव्यूल भी होता है 2n, न्यूसेलस भी होता है 2n, एम्ब्रियोसेक जो होगा वो 2n नहीं होगा, वो क्या होगा, n। एम्ब्रियोसेक क्या होता है, हैप्लॉइड। ठीक है, जो एग सेल होगा वो भी क्या होगा, n। जो सिनर्जिड होगा वो भी होगा n, एंटीपोडल होगा n, जायगोट हो जाएगा 2n, एम्ब्रियो हो जाएगा 2n, और जो इंडोस्पर्म होता है वो 3n होता है। क्यों कि इंडोस्पर्म याद कीजिए किस चीज से बना था, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था वो ऑलरेडी 2n था और उसमें एक मेल गैमेट फ्यूज कर गया था। तो एक n 1n प्लस 2n कितना हो जाता है, 3n। तो इंडोस्पर्म क्या हो जाएगा, 3n। इसी तरह से मेल वाले पार्ट का आप सोच सकते हैं कि जो मेल वाला पार्ट है, जैसे आपसे पूछेगा कि एंथर n होता है या 2n होता है, तो आप बोलेंगे एंथर क्या होता है, 2n। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये क्या होता है, 2n होगा। अब इसमें जब मियोसिस हो जाएगा तो मियोसिस से क्या बनता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है। मियोसिस से क्या बनता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है। हमेशा क्या बनता है, n। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब माइक्रोस्पोर बनेगा तो ये माइक्रोस्पोर बनेगा n, और माइक्रोस्पोर से जब पोलन ग्रेन बनेगा तो पोलन ग्रेन भी जो होगा वो क्या होगा, n। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस बनता है, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बोल सकते हैं आप। वेजिटेटिव सेल ये भी क्या होगा, n। जो जनरेटिव सेल होगा वो क्या होगा, जनरेटिव सेल भी क्या हो जाएगा, n। ठीक, इसके अलावा मेल गैमेट, तो मेल गैमेट तो n होगा ही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितना भी गैमेट होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, n होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेल गैमेट का कहानी। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ओवरी से क्या बनता है, ओव्यूल से क्या बनता है, ठीक है, ओवरी के वॉल से क्या बनता है,
तो ये सब चीज आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन में। फिर पूछ देगा कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज हैप्लॉइड, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज डिप्लॉइड। तो ऐसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये वाला चार्ट आपको काम आएगा कि कौन सा हैप्लॉइड है और कौन सा डिप्लॉइड है। क्लियर है आपको? तो ये सारा आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। एक लाइन का क्वेश्चन होगा और बहुत इजी क्वेश्चन होगा अगर आपको पता होगा तो, ज्यादा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं जब हम लोग प्लांट किंगडम पढ़े थे तो आपको हम अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म इन सब का लाइफ साइकिल पढ़ाए थे और बोले थे कि जो एंजियोस्पर्म है उसका लाइफ साइकिल हम पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और वहां पे आपको हम एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल। तो देखिए, जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, इस एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या होगा? फ्लावर। ठीक, फ्लावर में दो चीज होता है, माइक्रो स्पोरोफिल या फिर मेगा स्पोरोफिल। तो माइक्रो स्पोरोफिल होगा और मेगा स्पोरोफिल होगा। अब माइक्रो स्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल किसको बोल रहे हैं? ये स्टेमेन को माइक्रो स्पोरोफिल बोल रहा है, ठीक, और कार्पल को मेगा स्पोरोफिल बोल रहा है। अब समझिए कि माइक्रो स्पोरोफिल हो गया, मेगा स्पोरोफिल हो गया। ठीक, माइक्रो स्पोरोफिल से में क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर स्टेमेन के अंदर एंथर होगा, एंथर के अंदर पोलन सेक होगा और पोलन सेक के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा। ठीक, उसी तरह से मेगा स्पोरोफिल में, मेगा स्पोरोफिल जो है कार्पल, कार्पल के अंदर क्या होगा? वो स्टिग्मोस्टाइल ओवरी होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा, ओव्यूल के अंदर क्या बनता है? मेगा स्पोर मदर सेल बनता है। ठीक है, तो मेगा स्पोर मदर सेल बन गया, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक, अब इस मेगा स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस और माइक्रो स्पोर मदर सेल में भी होगा मियोसिस। ठीक है, तो मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होके क्या बनता है? एक फंक्शनल मेगा स्पोर बनता है, बाकी तीन क्या हो जाता है? डिजेनरेट। और माइक्रो स्पोर मदर सेल से 4 माइक्रो स्पोर बनता है, चारों फंक्शनल रहता है, 4 माइक्रो स्पोर बनता है, चारों क्या होता है? फंक्शनल रहता है। ठीक, अब क्या होता है आगे का कहानी? अब आगे का कहानी एक है, ये है कि एक मेगा स्पोर से बन जाता है इम्ब्रियोसेक। क्या बन जाता है? मेगा स्पोर से इम्ब्रियोसेक बन जाता है। और इस इम्ब्रियोसेक में दो चीज हमारे काम का है लाइफ साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इम्ब्रियोसेक में एक तो होगा आपका क्या? पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक, और एक इम्ब्रियोसेक में क्या होगा आपका? एग सेल, एग सेल। इसके अलावा देखिए, अब इस माइक्रो स्पोर से क्या बनेगा? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। और इस पोलन ग्रेन से क्या बनेगा? 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट। अब इस 2 मेल गैमेट से, इस 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट क्या करेगा? इस एग सेल के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बना देगा? जायगोट। क्या बना देगा? जायगोट। और एक मेल गैमेट क्या करेगा? इस 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके क्या बना देता है? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बना देगा? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस के बाद आगे क्या बन जाएगा? इंडोस्पर्म, या प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और जायगोट से क्या बन जाएगा? इम्ब्रियो, और इम्ब्रियो से नया प्लांट बन जाएगा। इम्ब्रियो में रेडिकल प्लूमुल होगा, इम्ब्रियो से क्या हो जाएगा? वापस एंजियोस्पर्म, नया प्लांट बन जाएगा। तो ये आपका क्या है? एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल। ठीक है,
हम लोग ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल डिस्कस किए थे, टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल डिस्कस किए थे, ठीक, जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल डिस्कस किए थे, और एंजियोस्पर्म के बारे में क्या बताए थे कि एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल कहाँ डिस्कस करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में। तो एंजियोस्पर्म का भी लाइफ साइकिल डिस्कस कर दिए। ये आपको ये लाइफ साइकिल आप खुद से बना सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं हम, ठीक। अब इसके बाद समझते हैं कि एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है। एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है मेथड, ठीक। तो एपोमिक्सिस के बारे में बोलता है प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में वर्ड को जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एपो का मतलब क्या होता है, अब्सेंट। एपो का मतलब क्या होता है, अब्सेंट, और मिक्सिस का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग। मिक्सिंग यानी फ्यूजन, मिक्सिंग यानी फ्यूजन। तो मतलब फ्यूजन अब्सेंट होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फ्यूजन मतलब फ्यूजन किसका होता था, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का होता था। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन अब्सेंट होगा, तो हम क्या बोल देंगे, एपोमिक्सिस हुआ है। क्या बोल देंगे, एपोमिक्सिस हुआ है। और एपोमिक्सिस कहाँ कहाँ होता है, एस्ट्रेसी फैमिली, एस्ट्रेसी फैमिली को और क्या बोलते हैं, कंपोजिटिव फैमिली बोलते हैं। कंपोजिटिव फैमिली का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे सनफ्लावर और मेरीगोल्ड। आपके एनसीईआरटी में कंपोजिटिव फैमिली का 2 एग्जांपल दिया हुआ है, सनफ्लावर और मेरीगोल्ड। तो आपसे पूछेगा कि सनफ्लावर और मेरीगोल्ड में एपोमिक्सिस होता है या पॉली एम्ब्रियोनी होता है, तो आप क्या बताएंगे, एपोमिक्सिस होता है, ठीक। इसके अलावा देखिए ऑकरेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इन सीड। तो मोर देन 1 एम्ब्रियो का बनना क्या हो जाएगा, पॉली एम्ब्रियोनी। नाम से ही पता क्या लग रहा है, पॉली मतलब मेनी और एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो, ठीक है। तो अकरेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इन सीड इज कॉल्ड पॉली पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक। तो पॉली का मतलब मेनी और एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रियो। तो बहुत सारा एम्ब्रियो होगा तो पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक। पॉली एम्ब्रियोनी कहां होता है, साइट्रस और मैंगो में। सब मैंगो से आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो साइट्रस से आप समझ सकते हैं कि जो नींबू होता है, नींबू में आप देखते होंगे छोटा छोटा बहुत सारा बीज होता है, ठीक। अब छोटा छोटा जो बीज होता है, ये बीज क्या है, सीड। और सीड किससे बनता है, ओव्यूल से। सीड किससे बनता है, ओव्यूल से। तो एक ओवरी होगा, ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा, और उस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो शेप होता है। तो एक बार फर्टिलाइजेशन होगा तो एक सीड बनेगा, ठीक। फिर उसी तरह से ओव्यूल का दूसरा सेल से ओव्यूल के दूसरे सेल से फिर से क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा, और इस एम्ब्रियो से सीड बनेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, दूसरा सीड बन जाएगा। तो पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है कि ये न्यूसेलर पॉली एम्ब्रियोनी है। क्या है, न्यूसेलर पॉली एम्ब्रियोनी। न्यूसेलर पॉली एम्ब्रियोनी का क्या मतलब है कि ओव्यूल के अंदर जो न्यूसेलस होता है, वो न्यूसेलस से क्या बन जाता है कि बहुत सारा एम्ब्रियो बन जाता है, और बहुत सारा एम्ब्रियो से बहुत सारा सीड बन जाएगा। तो इसीलिए साइट्रस में क्या होता है, बहुत सारा सीड होता है, ठीक। तो ये आपको क्या बताया हम, पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है और एपोमिक्सिस क्या होता है। तो ये है, ये इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसके अंदर एक चीज बच रहा है, सीड वाला पार्ट। कौन सा पार्ट, सीड वाला पार्ट। हालांकि मॉर्फोलॉजी में भी आपको थोड़ा सा पढ़ाए थे हम, अभी एक बार फिर से पढ़ा देते हैं जो चीज हम मॉर्फोलॉजी में नहीं पढ़ाए थे उसके बारे में। मॉर्फोलॉजी में जब हम आपको सीड पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि सीड का एक टिपिकल सीड का क्या स्ट्रक्चर होता है। एक टिपिकल सीड का स्ट्रक्चर होता है, उसमें सीड कोट होगा, और वो सीड कोट 2 लेयर का होगा।
कितना लेयर का सीड कोट होगा? 2 लेयर का सीड कोट होगा। आउटर सीड कोट और इनर सीड कोट। आउटर सीड कोट और इनर सीड कोट। अब इस सीड कोट के अंदर क्या होता है? इंडोस्पर्म होता है। क्या होता है? तो ये आपका इंडोस्पर्म बड़ा हुआ होगा और इसके अंदर होगा आपका एम्ब्रियो। क्या होगा? इसके अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो में कोटिलेडन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोटिलेडन 1 हो सकता है या कोटिलेडन 2 हो सकता है। ठीक है, जो सीड है उसके अंदर इंडोस्पर्म हो भी सकता है और इंडोस्पर्म नहीं भी हो सकता है। इंडोस्पर्म हो भी सकता है और इंडोस्पर्म नहीं भी हो सकता है। तो अगर इंडोस्पर्म सीड में है, अगर इंडोस्पर्म सीड में है तो उसको हम बोलते हैं इंडोस्पर्मिक सीड। इंडोस्पर्मिक सीड या फिर इसको बोलते हैं अल्बुमिनस सीड। अल्बुमिनस सीड। तो इंडोस्पर्मिक सीड या फिर अल्बुमिनस सीड। और अगर इंडोस्पर्म नहीं हो तो उसको बोलते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। क्या बोलेंगे? नॉन इंडोस्पर्मिक सीड या फिर और इसको हम बोल सकते हैं एक्स अल्बुमिनस सीड। एक्स अल्बुमिनस सीड। ठीक, तो अब इंडोस्पर्मिक सीड कौन से प्लांट में होगा और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन से प्लांट में होगा, ये आप दिमाग लगा सकते हैं। जिस प्लांट में कोटिलेडन 2 है, जैसे डाइकोट प्लांट है, तो डाइकोट प्लांट है उसमें कोटिलेडन 2 है। ठीक, और जो मोनोकोट प्लांट है उसमें कोटिलेडन 1 है। तो कोटिलेडन का काम क्या होता है? कोटिलेडन का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ये जो कोटिलेडन है, इस कोटिलेडन का काम क्या है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ठीक, तो कोटिलेडन भी न्यूट्रिशन देता है और इंडोस्पर्म भी न्यूट्रिशन देता है। तो अगर कोटिलेडन से सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तब हमको इंडोस्पर्म की जरूरत पड़ती है। हमको मतलब सीड को। तो सीड को न्यूट्रिशन चाहिए काहे के लिए? जर्मिनेट करने के लिए। सीड को किसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए? जर्मिनेशन के लिए। तो जर्मिनेशन करने के लिए मतलब जायगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो से और रेडिकल प्लूमुल वगैरह सीड जर्मिनेट करेगा, तो सीड को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? या तो कोटिलेडन से या इंडोस्पर्म से। तो अगर सीड को कोटिलेडन से ही सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है तो इंडोस्पर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोटिलेडन से ही सारा न्यूट्रिशन कब मिल जाएगा? जब कोटिलेडन 2 होगा। और जब कोटिलेडन 2 होगा तो वो डाइकोट होगा कि मोनोकोट होगा? डाइकोट होगा। तो जो इंडोस्पर्मिक सीड और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड है उसमें से नॉन इंडोस्पर्मिक सीड जो होता है वो मेनली क्या होता है? डाइकोट होता है। मेनली डाइकोट होता है। क्योंकि डाइकोट के पास 2 कोटिलेडन होता है तो उसको न्यूट्रिशन के लिए इंडोस्पर्म की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। मेनली क्या हो जाता है? वो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड प्रोड्यूस करता है। कौन? डाइकोट प्लांट। ठीक है, तो फिर अंडरस्टूड है कि इंडोस्पर्मिक सीड किस में होगा? मोनोकोट प्लांट में होगा, क्योंकि एक ही कोटिलेडन है तो बाकी न्यूट्रिशन के लिए उसको इंडोस्पर्म पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ठीक है, तो मोनोकोट में मेनली क्या होगा? नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। और डाइकोट में मेनली क्या होगा? मोनोकोट में मेनली क्या होगा? इंडोस्पर्मिक सीड। और डाइकोट में मेनली क्या होगा? नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। हालांकि इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन करने का मतलब मोनोकोट में दोनों हो सकता है, इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक दोनों हो सकता है। डाइकोट में भी इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक दोनों हो सकता है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में जितना एग्जाम्पल दिया हुआ है आप उतना याद कीजिए, उतना काफी है। ठीक, अब ये हम लोग सीड का बात किए हैं। इस सीड में जो अभी हम आपको बताया, अभी जस्ट बताया कि आउटर सीड कोट और इनर सीड कोट किससे बनता है? आउटर लेयर ऑफ इंटीगुमेंट ऑफ न्यूसेलस और इनर लेयर ऑफ इंटीगुमेंट ऑफ न्यूसेलस। ये चीज अब आपको समझ में आ रहा है। पहले अगर मॉर्फोलॉजी में बताते तो समझ में नहीं आता। न्यूसेलस का 2 इंटीगुमेंट है, आउटर इंटीगुमेंट और इनर इंटीगुमेंट। आउटर इंटीगुमेंट से आउटर सीड कोट बनेगा और इनर इंटीगुमेंट से
इनर सीड कोट बनेगा। जो ये सीड के बाहर जो फ्रूट होता होगा, इसके बारे में अभी आपको हम बता दिए कि ओवरी से फ्रूट बनता है, और फ्रूट का वाल जो होता है वो किससे बनता है? ओवरी के वाल से बनता है। ठीक, अब हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड। क्या बात करने वाले हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड। मतलब ये होता है कि अगर ये सॉइल का लेवल है और इस सॉइल के अंदर सीड है, ठीक है, अगर इस सॉइल के अंदर सीड है तो ये सीड बाहर कैसे निकलेगा, जर्मिनेट कैसे करेगा? ठीक है, तो इस सीड के अंदर जो भी लिविंग सेल होगा, जैसे जायगोट है, जैसे इम्ब्रियो है, तो उस इम्ब्रियो को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। अब सिर्फ खाना से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस खाना को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के साथ साथ क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन, दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है? ऑक्सीजन। ठीक, इसके अलावा क्या? मॉइस्चर या फिर वाटर। मॉइस्चर कंटेंट भी चाहिए इसको या वाटर कंटेंट भी चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए? सीड को जर्मिनेट करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और इसको लाइट चाहिए। क्या चाहिए? लाइट चाहिए। अब समझते हैं कि ये सब चीज क्यों चाहिए और कहां से आएगा सीड को। ठीक है, तो सीड के अंदर जो जायगोट है, जो एम्ब्रियो बनेगा, वो जायगोट का सेल डिवाइड करेगा, इसमें माइटोसिस होगा, तब जाके क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा। तो जब माइटोसिस होगा तो माइटोसिस के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो एनर्जी के लिए खाना चाहिए। तो खाना कहाँ से आएगा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कौन देगा? सीड को। तो न्यूट्रिशन देने के लिए सीड के पास या तो एंडोस्पर्म होगा, क्या होगा? या तो एंडोस्पर्म होगा, या फिर क्या होगा? कोटिलेडन होगा। या तो एंडोस्पर्म या फिर कोटिलेडन। ठीक, अब बात आती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो डिफ्यूजन से लेगा, ये कहां से लेगा? ऑक्सीजन लेगा ये इन्वायरमेंट से। और ऑक्सीजन कहां से इंटर करता है सीड में? तो ये क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा गया है। ऑक्सीजन इंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल ऑफ सीड। माइक्रोपाइल ऑफ सीड। ठीक, तो ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही क्या करते हैं? माइक्रोपाइल ऑफ सीड से इंटर करते हैं। ये सीड होता है और सीड में एक जगह होता है जहां पे माइक्रोपाइल होता है। माइक्रोपाइल उस जगह को बोलते हैं जहां पे इंट्यूगमेंट नहीं था। तो इंट्यूगमेंट नहीं था तो वहां पे सीड कोट भी नहीं होगा, और सीड कोट नहीं होगा तो वहां का लेयर क्या होगा? पतला होगा। ठीक है, तो वहां से आसानी से पानी या ऑक्सीजन अंदर जा सकता है। अगर जहां सीड कोट होता है वहां तो क्या होता है? हार्ड लेयर होता है, तो हार्ड लेयर से अंदर आसानी से चीजें नहीं जा सकती है। लेकिन जहां पे माइक्रोपाइल होता है वहां पे सीड कोट नहीं होता है, जहां पे सीड कोट नहीं होगा वहां आसानी से ऑक्सीजन वाटर इंटर कर सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कहां से इंटर करता है? माइक्रोपाइल से इंटर करता है। ठीक, और आता कहां से? इन्वायरमेंट से आएगा। फिर बात करते हैं मॉइस्चर और वाटर का। तो जो मॉइस्चर और वाटर कंटेंट है वो कहां से लेगा? ये या तो सॉइल से लेगा, इन्वायरमेंट से लेगा। और मॉइस्चर और वाटर कंटेंट जब सीड डोरमेंट होता है, डोरमेंसी में, तो डोरमेंसी में सीड का वाटर कंटेंट 10 to 15% होता है। लेकिन सीड को जर्मिनेट करने के लिए, एक्टिव डिवीजन के लिए, एक्टिव मेटाबॉलिज्म के लिए सीड को 80 to 85% मॉइस्चर चाहिए, 80 to 85% वाटर कंटेंट चाहिए। कितना चाहिए? 80 to 85%। तो सेल के अंदर जितना भी रिएक्शन होता है वो क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन होता है। ठीक है, सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तो पानी तो चाहिए ही चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट और वाटर कंटेंट चाहिए, और जर्मिनेशन के लिए 80 to 85% चाहिए। जो सीड का वॉल्यूम है उसका 80 to 85% क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए। लेकिन जब सीड डोरमेंसी स्टेट में होता है, मतलब जब सीड
को जर्मिनेट नहीं करना है। डोरमेंसी क्या होता है आपको हम बताए थे मॉर्फोलॉजी पढ़ाते समय कि प्लांट से फ्रूट टूटा, जैसे आम टूटा आज, अब उस आम का गुठली निकाले, हम आम खा लिए और गुठली को फेंक दिए मिट्टी में, ठीक। तो गुठली को मिट्टी में फेंके, आज फेंके, तो आज से लेके जब तक उससे प्लांट नहीं निकला, जब तक उससे छोटा सा आम का पौधा नहीं निकला, आज से लेके तब तक के बीच का जो समय है उसको हम बोलते हैं डोरमेंसी पीरियड। उसको क्या बोलते हैं? डोरमेंसी पीरियड, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्यों चाहिए सीड को जर्मिनेशन के लिए? क्योंकि सीड के अंदर जो भी सेल का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उस मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम चाहिए, और एंजाइम हमेशा क्या करता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करता है। इसीलिए सीड को ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, और नॉर्मल टेम्परेचर इसका 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कि रूम टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद लाइट जनरली सीड को नहीं चाहिए होता है। सीड को जर्मिनेशन के लिए लाइट नहीं चाहिए होता है, लेकिन लाइट कब जरूरी पड़ता है? जब रेडिकल और प्लूमूल जो है ग्रो कर गया है, और प्लूमूल से जो शूट बना है उसमें पहला लीफ बन चुका है। क्या बन चुका है? जिस दिन पहला लीफ बनेगा सीड के जर्मिनेशन से जिस दिन पहला लीफ बनेगा, उसी दिन सीड को लाइट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लीफ बनेगा, लाइट रहेगा, तभी फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। तो जनरली लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड अंटिल फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लीफ, ऐसे बोल सकते हैं। जनरली लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड अंटिल फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लीफ। तो पहला लीफ बनने तक लाइट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन लाइट भी जरूरी होता है सीड से नया प्लांट बनने के लिए, ठीक। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड का वायबिलिटी होता है, ठीक, कि कौन सा सीड कितना दिन तक जिंदा रह सकता है। ये सब डाटा है, आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। फिर बात करते हैं हम लोग कि इस सीड के जर्मिनेशन से रिलेटेड ही इपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, ठीक है। तो ये हालांकि आपके एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ खास डिटेल से दिया हुआ नहीं है, इपीजियल जर्मिनेशन क्या होता है और हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होता है। एक में क्या होता है? हाइपोकोटाइल ज़्यादा ग्रो करता है, एक में क्या होता है? इपीकोटाइल ज़्यादा ग्रो करता है। अब ये हाइपोकोटाइल और इपीकोटाइल क्या होता है? कोटिलेडन के ऊपर वाला पार्ट इपीकोटाइल, कोटिलेडन के नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल, ठीक है। जैसे ये प्लूमूल बनाया, ये रेडिकल बनाया, ये कोटिलेडन बनाया। अब इस कोटिलेडन से ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इपीकोटाइल, और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? हाइपोकोटाइल। ये होता है सिंपल सा, ठीक है। तो इस तरह से ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पूरा चैप्टर के बारे में जितना भी चीज था सब कुछ आपको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ये हमारा लास्ट टॉपिक था। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़े थे, फिर एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में डिटेल से पढ़े। एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग क्या चर्चा किए थे कि प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट में मेनली दो प्रोसेस पढ़ना था, गेमेटोजेनेसिस और ट्रांसफर ऑफ गैमेट। क्या क्या पढ़ना था? गेमेटोजेनेसिस और ट्रांसफर ऑफ गैमेट। उसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन में आए। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है एंजियोस्पर्म में क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में एक फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट जायगोट है, दूसरा फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक। उसके बाद हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे चले गए। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? तो जायगोट से बन जाएगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से रेडिकल, प्लूमूल और पूरा नया प्लांट बन जाएगा। और जो इंडोस्पर्म है वो क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, डिवाइडिंग जायगोट को, डिवाइडिंग एम्ब्रियो को, ठीक है। इसके बाद बताते हैं कौन से स्ट्रक्चर से कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। ओवरी से फ्रूट बनेगा, ओवरी के वाल से फ्रूट का वाल बनेगा, ओव्यूल से सीड बनेगा, न्यूसेलस के आउटर इंटीग्यूमेंट से सीड का आउटर सीड कोट बनेगा, न्यूसेलस के इनर इंटीग्यूमेंट से सीड का इनर सीड कोट बनेगा, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग डिस्कस किए। फिर हम लोग प्लाइडी लेवल डिस्कस किए, 2n क्या होता है, n क्या होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर डिप्लॉयड, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर हैप्लॉयड, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए। फिर सबसे लास्ट में हम सीड के बारे में डिस्कस किए और सीड के जर्मिनेशन का फैक्टर के बारे में डिस्कस किए। तो इस तरह से आपका चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। थैंक यू। ऑन Is2On स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए Is2On पर बने रहिए।